5 जून 2025 इस तारीख को यूट्यूब पे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर के चैनल पे एक पॉडकास्ट आउट होता है और इस पॉडकास्ट के आते ही पूरे इंटरनेट पे सिर्फ इसी के बारे में बात होने लगती है। You've seen him at cricket matches, you've seen him outside courts, and you've seen his posts on X. But for a long time, about 9 years now, we haven't really heard him until now. आप मुझे भगोड़ा कहिए लेकिन चोर नहीं। Once India's flamboyant tycoon, now a fugitive in the UK, has spoken out after nearly a decade of silence. Yes guys, I am talking about the return of Vijay Mallya, one of the biggest bhagoda of India. For the last 9 years, I have been the subject of a vicious, relentless trial by media in India. इस पॉडकास्ट में विजय माल्या को एक सॉफ्ट एंड सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी की तरफ पोर्ट्रे किया गया था। I am not talking about brand Vijay Mallya. I am talking about how I have been wronged. बट द क्वेश्चन इज कि क्या विजय माल्या सच में निर्दोष है? क्या हमें विजय माल्या के बारे में जो आज तक बताया गया वो सब झूठ है? क्या विजय माल्या को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक विलेन की तरह पोर्ट्रे किया है? एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस रिटर्न आफ्टर अ लॉन्ग 9 years? लेकिन हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर अ टाइम ट्रेवल एंड लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। I just told him that you're known by various names, the Prince of India, the Maharaja, the richest man in India, and that you have one of the most frankly flamboyant styles of any industrialist in this country. Really? Vijay Mallya, a rich son of a rich father, Mr. Vittal Mallya, a genius businessman who built an empire of millions of dollars. But on 13 अक्टूबर 1983 विट्टल माल्या की डेथ हो जाती है और तभी मार्केट के अंदर एंट्री होती है हमारे सो कॉल्ड फ्लैम्बोयंट हीरो विजय माल्या की। बट वेट, एन एम्पायर ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन 1970s बट येट अननोन टू इंडियन सिटीजन्स? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा क्या बिजनेस था उनका? सो द बिजनेस वॉज ऑफ लिकर्स। इंग्लिश में सुनने में ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग लग रहा होगा ना, तो इसको हिंदी में भी सुन लो। माल्यास फैमिली दारू शराब बेचने का काम करते थे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ठेका चलाते थे, पर बड़े स्केल पे। उनके ठेके में 25 वाला पौवा नहीं मिलता था, 2500 वाली विस्की मिलती थी। एंड फैमिली का ठेके का बिजनेस होने के बाद भी कोई भी विजय माल्या को ठेके वाला बोल के बुली नहीं करता था, बिकॉज विजय के पास बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि विजय अपनी खुद की कार में कॉलेज जाता था, शो ऑफ करता हुआ। Stories that you used to go to college in a very fancy car and you removed the silencer just to show the noise of your car, the loudness of your car, and you would always show off. ओके, सो विजय माल्या की एंट्री लिकर बिजनेस के अंदर तभी हो जाती है जब विट्टल माल्या जिंदा होते हैं और कुछ सालों तक दोनों बाप बेटे मिलके बहुत पैसा बनाते हैं। बीच में इंडियन गवर्नमेंट लिकर्स को बैन भी कर देती है अक्रॉस द कंट्री, जिसकी वजह से इंडिया के जितने भी लिकर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो पैनिक करके अपने सारे एसेट्स को सेल आउट करने लग जाते हैं। But when every liquor company was selling out their assets, Vijay Mallya and Vittal Mallya was doing its opposite, and they were buying all the assets of those companies in a lower price. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या बेवकूफ़ बिजनेसमैन थे वो लोग। जिस टाइम पे लिकर मार्केट क्रैश हो रहा था उस टाइम पे वो उसी मार्केट में और ज़्यादा एसेट्स खरीद के अपना और लॉस करवा रहे थे। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, विट्टल माल्या वॉज अ क्रेजी एंड सच अ शार्प बिजनेसमैन बिकॉज ही न्यू दैट कि इंडिया के अंदर लिकर्स का बिजनेस ऐसे बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन लोगों के ज़ुबान पे शराब का स्वाद ऐसे बैठ गया है, उसके बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते। एंड एज द प्रिडिक्टेड एट दैट टाइम इंडिया के अंदर इस चीज़ की वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं एंड लिकर्स को दोबारा से लीगल कर दिया जाता है। एंड जब ये चीज़ होती है तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर विट्टल माल्या की कंपनी का कोई भी पावरफुल कॉम्पिटिटर बचता ही नहीं है। एंड इसी टाइम पे जब ऑलमोस्ट लिकर मार्केट यूबी ग्रुप के हाथ में था तभी विजय माल्या इंट्रोड्यूस करता है किंग फिशर बियर। स्टार्टिंग में विट्टल माल्या इस बियर के अगेंस्ट में होते हैं बिकॉज ये बियर कंपनी को उतना प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देती थी। बट स्टिल एवरीथिंग वाज फाइन एंड स्मूथ। बट ऑन 1983 विट्टल माल्या की डेथ हो जाती है।
एंड देन विजय माल्या पूरी तरीके से यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं और तब आता है एक रिवॉल्यूशन इन लिकर इंडस्ट्री। जो किंगफिशर यूबी ग्रुप के लिए लॉस मेकिंग ब्रांड था, उसे विजय माल्या ने इंडिया में पॉपुलराइज करना शुरू किया। उसने किंगफिशर के अंदर कुछ चेंजेस किए और उसकी रीब्रांडिंग करके उसको मार्केट के अंदर प्रमोट करना शुरू किया। इवन दो जस्ट टू पॉपुलराइज किंगफिशर उसने एक पूरी IPL टीम खरीद ली। The sole purpose always was promotion of the Royal Challenge whiskey brand. So it was very much business driven. And that's why it was called Royal Challengers. और तो और इन 2007 किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च होता है, जो उस टाइम पे सबसे बड़ा कैलेंडर होता है, जो मॉडल्स के स्विम सूट के अंदर फोटोज प्रिंट किया करता था। एंड विजय माल्या ने इंडियंस के लस्ट और एडिक्शन का अच्छे से यूज़ किया। You know, this is a question many people have asked me, but frankly, I don't know. I don't get stressed. I don't know what stress really is. I get frustrated, so I don't know whether frustration can be termed as stress, but frankly, I never get stressed out. चलो अपने टाइम को 2004 में सेट करते हैं और 2004 में चलते हैं। तो बात है 15 नवंबर 2004 की, जब विजय माल्या डिसाइड करता है अपनी एक खुद की एयरलाइन शुरू करने का। और ये चीज़ विजय बस अपनी बियर कंपनी को प्रमोट करने के लिए करता है। सो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट किंगफिशर एयरलाइंस। अब इस चीज़ को करने के लिए विजय माल्या डिसाइड करता है कि वो बैंक से लोन लेगा। तो वो बैंक से बात करके लोन लेने की कोशिश करता है, बट उस टाइम पे बैंक्स उसे मना कर देते हैं। और तब विजय ने अपने ही पैसों से ये एयरलाइन शुरू करी। That's the most unique part about the Kingfisher aircraft. Vijay, hi, nice to meet you. How do you do? Nice to see you. Can you discuss your new business class, or is this first class? I'm happy to. Where are we going to do it? Here? और ये एयरलाइंस कंपनी शुरू करते ही सब जैसे भूल से गए थे कि विजय माल्या वही इंसान है जो दारू बेचता है, जो लिकर्स बेचता है। एक्चुअली विजय माल्या ने इस चीज़ के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को ही पूरा चेंज कर लिया। बट एनीवेज 2004 में तो बैंक्स विजय के ट्रैप से बच जाती हैं, पर शायद ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होने वाला था। अब चलो अपने टाइम मशीन की मदद से 2008 में चलते हैं। अब इस टाइम तक किंगफिशर एयरलाइंस जिसको प्रॉफिट में होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू विजय माल्या वो लॉस में जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर विजय माल्या बैंक्स के पास जाता है लोन लेने के लिए। एंड एट दिस टाइम बैंक्स माल्या के ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड 16-17 बैंक्स मिलके विजय माल्या को अराउंड 6000 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराती है। एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ SBI, मतलब SBI ही इन सारे बैंक से माल्या को लोन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। एंड वंस अगेन आफ्टर फ्यू ईयर माल्या के ट्रैप में एक और बैंक फंसता है जिसका नाम है IDBI, और ये बैंक अकेले ही माल्या को 900 करोड़ का लोन ग्रांट करता है। अब सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े बड़े लोन्स दिए जा रहे थे, वो सब हो कैसे रहा था? क्योंकि अगर एक स्टूडेंट को एजुकेशन लोन भी लेना होता है 50-60 हज़ार का, तो उससे हज़ारों तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वहीं पे माल्या हज़ारों करोड़ों रुपए का लोन लिए जा रहा था। तो एक्चुअल में एट दैट टाइम इंडिया के अंदर कांग्रेस की सरकार होती है और माल्या के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं कांग्रेस के साथ, तो इन सब में माल्या को गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था। ओके, सो अब अपने टाइम मशीन को 2010 में लेके चलते हैं। तो ये वो ईयर है जब माल्या बीजेपी और जनता दल की सपोर्ट की वजह से माल्या MP बन जाता है। और माल्या का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स के अंदर बहुत पहले से था, बिकॉज ही नोज कि अगर लिकर बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो पॉलिटिक्स के अंदर रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। माल्या के ऊपर बहुत सारा डेट हो गया था और उसकी किंगफिशर एयरलाइंस जिसके लिए वो इतने सारे लोन्स ले रहा था वो भी लॉस में जा रही थी। द बिजनेस मॉडल वॉज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ड्यू टू विच माल्या के ऊपर और डेट बढ़ता ही जा रहा था। बट माल्या वॉज नॉट इन एनी प्रेशर। ऐसा लग रहा था कि माल्या को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब से, क्योंकि माल्या पार्टीज करता था, इवेंट्स करता था जिनके अंदर वो करोड़ों रुपए खर्च करता था, विच लेट्स बर्न आउट अमंग द पीपल। क्योंकि माल्या एक तरफ जहाँ लाइफ के पूरे मज़े ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों को खाने को नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि माल्या उन्हें पे कर ही नहीं रहा था। इवन इस चीज़ की वजह से न जाने कितने लोगों ने सुसाइड किया जिसका डाटा कभी पब्लिक हुआ ही नहीं। एंड सोचने वाली बात तो ये है कि जो लोन्स उसने बैंक से लिए थे वो सारा पैसा कहीं ना कहीं आम जनता का ही था। और कमाल की बात तो ये है कि विजय अपने लोन्स का एक भी रुपया पे नहीं करता था, फिर भी विजय को कोई कुछ नहीं बोलता था। और ये चीज़ इतनी बड़ी इसलिए भी है क्योंकि जो नॉर्मल लोग थे जो अपना पैसा इन बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते थे, एंड जिस वजह से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो कभी सामने आई ही नहीं।
तो ये बात है 2016 की, जब विजय माल्या बिना कोई डेट चुकाए इंडिया छोड़ के भाग जाता है। पर ये जितना सुनने में सरल है उतना एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि इन सब के पीछे भी बहुत लंबा गेम है। तो ये बात है अक्टूबर 2015 की, जब CBI ने ये ऑर्डर दिया कि विजय माल्या को इंडिया से बाहर ना जाने दिया जाए। एंड देन 1 मार्च 2016 को SBI ये चीज़ क्लेम करती है कि विजय माल्या देश छोड़ के भागने वाला है। आफ्टर दैट 3 मार्च 2016 को माल्या की हियरिंग रखते हैं, बट माल्या 2 मार्च 2016 को ही दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन भाग जाता है। और उसको भगाने के पीछे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का नाम आता है। और माल्या कोर्ट में जाने से पहले ही बिना डेट चुकाए या बोले तो 9,000 करोड़ लेके भाग जाता है। नॉट एग्जैक्टली 9,000 करोड़, बिकॉज कुछ पैसे विजय माल्या के एसेट्स बेच के रिकवर कर लिए जाते हैं, बट ड्यू टू दिस बैंक्स को और इवन बैंक के अंदर नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स को भी नुकसान फेस करना पड़ता है। अब अपने टाइम मशीन की हेल्प से 2025 में आ जाते हैं। एंड आफ्टर 9 ईयर्स विजय माल्या हमें किसी को इंटरव्यू देते दिखता है, जिसके अंदर वो अपनी इमेज को क्लियर करने की पूरी कोशिश करता है। और ये पूरा पॉडकास्ट अराउंड 4 घंटे का होता है। माल्या बोलता है कि उसने सारे डेट्स पे कर दिए हैं, पर वहीं बैंक्स का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। Recovery certificate 6,203 crores, 35 lakhs, 3,879 and paisa 42 only. That's the 6,203 crores plus interest at 11.5% with yearly rests. Right? So that is evidence of the debt. और हम उस पॉडकास्ट का इम्पैक्ट देख ही सकते हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के देख लो, तुम्हें हर जगह वही चीज़ देखने को मिलेगी। और लोग उस इंसान के टुवर्ड सिंपैथी शो करते दिख रहे हैं जो इतने सारे पैसे लेके फरार है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर विजय माल्या ये क्लेम करता है कि उसने सारे डेट्स चुका दिए हैं, तो वो आज तक इंडिया क्यों नहीं आया? और उसने 9 साल बाद क्यों सोचा कमबैक करने का? और सोचा भी तो एक पॉडकास्ट के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल के थ्रू, जबकि हमारे इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अवेलेबल हैं। और इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और तब तक के लिए विजय माल्या की स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।